तो चलो आप सबको जैसा स्क्रीन में हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे चैनल को एक बार लाइक कर लेंगे सर, जिससे हमको पता चल पाएगा कितने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। और आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं जिसमें कि आप देख सकते हो मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए है। और इसमें हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर, जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट तौर पर माना जाता है कि एग्जाम पे आता है, वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे और ध्यान ध्यान से सुनिएगा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, हम फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे, जितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं सबको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, आज का क्लास जो होने वाला है हम लोग के लिए फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ना, टोटल जो मैथ का सभी सब्जेक्ट मतलब सभी चैप्टर को मिला करके सर क्वेश्चन आपको निकाला गया है और उसी को आज बताएंगे फिर से हम आपके लिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट तौर पर पूछता है, जो समझ लो कि 90% चांस होता है इस तरह के क्वेश्चन को पूछने का। तो उन्हीं में से हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसका कि पहला प्रश्न आपके पास दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर लिखता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, क्वेश्चन में क्या बोलता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या होगी और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा और क्वेश्चन आप सभी कोई पढ़े हुए हो। हम लोग रिवीजन क्लास चला रहे हैं सर, जो कि आपका एग्जाम को देखते हुए ये तैयारी करवाई जा रही है, जिसका कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या जो है सो 21 सेंटीमीटर है और वृत्त का एक चाप केंद्र पर जो है सो 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। आगे क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। और दूसरा ख नंबर में कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि हम लोग का चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आपको हम बताते हैं सर, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर चाप की लंबाई समझेंगे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पहले जान लेते सर कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा थीटा बटे 360। देखिए, थीटा बटे 360 डिग्री होगा और पाई आर स्क्वायर होगा सर, ठीक है। ये हम लोगों का त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और सेकेंड जो फॉर्मूला अभी हम आपको बताएंगे वो आपका चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा। देखिए, चाप की लंबाई किसका फॉर्मूला होता है, देखिए चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पर होगा थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है, इंटू 2 और पाई और आर। हम आपको सारे फॉर्मूला को भी बताते जाना चाहते हैं सर, जिससे कि आपको ज़्यादा आसान होगा पढ़ने में। देखिए, यहाँ पर क्या था आपके पास कि क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्यीय खंड, अगर कभी आपको क्वेश्चन में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने बोल देगा तो आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर आपको वृत्तखंड ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। इसके अलावे एक आपके पास कहता है चाप की लंबाई ज्ञात करने वाला। देखो, चाप की लंबाई की जगह हो गया, एक होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देख पा रहे होंगे आप सारे बच्चे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 और फिर क्या होता है साइन थीटा। ये हम लोगों का क्या होता है, ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देख पा रहे होंगे आप सभी बच्चे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका स्टडी मटेरियल पे भी हम आपके लिए लिख दिए हैं सर, ठीक है, और वहाँ पर सारे फॉर्मूला लिखे गए हैं, लेकिन आपको रिवीजन कराया जा रहा है, इसलिए फॉर्मूला को भी रिवीजन करवा देते हैं सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न थे उसको जरा से देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर वाले, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। देखिए, त्रिज्या का मान हमारे पास दिया गया है 21 सेंटीमीटर और जो केंद्र पर चाप की जो दिया गया है ना
कोण जो दिया गया है वो हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है। आगे कहता है ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई और दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो क्वेश्चन आपको निकालने जितने सारे चीज़ें बोली है उससे पहले हम लोगों को क्या क्या मान दिए गए हैं उनको हम लोगों को देखना पड़ता है। और सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देखिए नगमा है, तानिया है और सारे बच्चे जुड़े हुए हैं सर। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके सर पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखिएगा तो सर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर कहोगे सर? तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सादिया भी आ चुकी है क्लास में, तो सारे बच्चों से फिर से सर कहना चाहेंगे कि आप क्लास को बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास कीजिएगा। एकदम बढ़िया से पहले पूरे क्लास में आप पेन कॉपी लेकर के बैठे रहिए। जहाँ जहाँ पर आपको नोट्स करने की जरूरत पड़ेगा, लिखने की जरूरत पड़ेगा, आप लिखिएगा, नोट्स कीजिएगा सर, ठीक है। क्योंकि आप ही के लिए क्लास को कराया जा रहा है, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा सर। अगर दिक्कत होगा आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके लिए ही है, याद रखिएगा सारे बच्चे, आपके लिए खास है सर, और कोई देश दुनिया का आपको ध्यान नहीं देना है। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। अगर कहीं पर दिक्कत होगा ना तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम पढ़ाएंगे सर। आपको जो चैप्टर में दिक्कत है आप एक बार सर मेंशन कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, फिर आपको पता चले कि हाँ सर जरूर बता दिया गया, ठीक है। आप लोग को जो चैप्टर एक बार अगर दिक्कत होगा ना उस चैप्टर को मेंशन कीजिएगा सर, आपको अगला ही दिन तुरंत उस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ देखिए अब यहाँ पर बोला है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम क्वेश्चन बना लिए, वेरी गुड, देखो आफरीन क्वेश्चन को बना लिए। तो सर इसी प्रकार से पेन कॉपी लेकर के बैठना और हाथ को चलाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, सीधे तौर पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। देखो क्या लिखना पड़ेगा? दिया है। चलिए क्या हमारे पास दिए गए हैं उन सारे मान को पहले लिखेंगे। दिया है आर बराबर हमारे पास क्या देख सकते हो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का जो मान दिया गया है वो हमारे पास है 60 डिग्री। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोलता है चाप की लंबाई, क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। चाप की लंबाई, क्वेश्चन में क्या बोला है? चाप की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला क नंबर में बोला है, देखो क नंबर में बोला है चाप की लंबाई। ध्यान से देखिएगा, चाप की लंबाई सर, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला सर, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुरंत बताया थोड़ा पहले। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर बराबर लिख लेंगे। अब देखो कि जो कुछ भी मान हम लोगों के पास इनपुट किया गया है, दिया गया है, उन्हीं मान को यहाँ पर बैठाना है। थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, बट्टा 360 डिग्री, इस तरह से हम लोग फिट कर लेंगे और गुना लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद 2 लिखेंगे और पाई का जो मान हमारे पास होता है आप सबको जानते हो, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान हमारे पास होता है 22/7। और आर का मान देखिए, यहाँ पर आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर के जगह पे हम लोग 21 बैठा लेंगे इस प्रकार से। और बैठाने के बाद अब अगर कट रहा होगा प्रश्न में, अगर कहीं पर कट रहा होगा अभी तो काट लीजिए सर। देखिए यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल कर दिया गया, 6 से ये कट जाएगा, 6 छक 36 कट गया, ठीक। और देखिए ये भी कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, ठीक है। और देखिए सर यहाँ से भी ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, और लास्ट में 7 से 7 भी कट जाएगा। देखो सर पूरे तो कट करके आपके लिए बेहतर तरीके से निकल गया सर आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अब आंसर भी आपका निकल चुका है, ऊपर सब कुछ कट चुका है, देखिए सब कुछ बढ़िया से काट दिया गया। ऊपर क्या बचा है हमारे पास? 22 बचा है सिर्फ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 22 सेंटीमीटर। अब ध्यान से एक चीज ध्यान देना है कि हमारे पास चाप की लंबाई जो होगा ना उसको सर सिर्फ सेंटीमीटर में आंसर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं लिखना है। जब आपका क्षेत्रफल होगा या आयतन होता है तब हम लोग, अगर क्षेत्रफल होगा ना तो उसको क्या करोगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिखोगे। और आपके पास अगर आयतन होगा तब उसको सेंटीमीटर क्यूब आंसर करोगे। लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्रफल नहीं है, एरिया भी नहीं है, आपके वॉल्यूम भी नहीं है सर, तब आपको सिर्फ 22 सेंटीमीटर आंसर कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का क जो पूछ रहा था ना उसका हम लोग आंसर किए सर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट पेज में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होने वाली है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज हम लोग लेकर के देखते हैं सर। तो अगले पेज पे हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहला अब ख नंबर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ख नंबर ऐसे लिख लेंगे सर। देखिए ख नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आपको बोला है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है उसको समझिए। क्वेश्चन बोला है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, त्रिज्यीय खंड, देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन सर कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना आप लोगों को। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर और स्क्वायर होता है, बराबर दीजिए, सबका मान कुनपिट कीजिए। बताया जाता है सर कि थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है, क्वेश्चन पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और नीचे लिख लेंगे 360 इंटू पाई, पाई देखो यहाँ पर पाई दिया गया ना, तो पाई का मान हम लोग को क्या बैठाने वाले हैं, पाई का मान 22/7 बैठा देंगे। देखिए आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है यानी 21 गुना 21 हम लोग 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 21 गुना 21 लिख लेंगे। अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया गया, 6 6 36 कैंसिल कर गया। और देख सकते हो कि 3 दूना 6 काट लेंगे और 3 सत्ते 21, ये भी कट जाएगा। और यहाँ से ये 7 भी कट जाएगा हमारे पास, और इस 2 से इस 22 को काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखो क्या बचा हमारे पास, बच गया है क्वेश्चन 11 गुने 21, 11 गुने 21। तो सर 1 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत आसान है। और सारे बच्चों से कहना चाहेंगे फिर से कि आपका एग्जाम में इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है जो कि आप बना ना पाओ सर, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपका बुक का ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अभी बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन है कि सर कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा ना तो सारे बच्चे फेल कर जाएंगे, कितने सारे 50% 60% ऐसे फेल करने लगे। इसलिए बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है कि आप उस लेवल में बना पाओ ना सर। अब उसका हर एक लेवल है, जैसे ऑब्जेक्टिव है, अति लघु है, दीर्घ है, तो उसके अनुसार ही क्वेश्चन को पूछता है ना। जो 1 नंबर है वो 1 नंबर जैसा पूछेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 नंबर जैसा पूछेगा, 3 नंबर वाला 3 नंबर वाला जैसा पूछेगा, 5 मार्क्स वाले सर 5 मार्क्स जैसे पूछेंगे। तो आपको जैसा क्वेश्चन नंबर रहेगा वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि सारे बच्चों को बढ़िया से सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर आ चुका है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। देखिए जब एक बार फेंक रहा है इसका मतलब ये है कि सर उसमें जो अंक लिखे होंगे वो हमारे पास एक बार लिखा होगा, 2 एक बार लिखा होगा, फिर देखिए 3 एक बार लिखा होगा, 4 एक बार लिखा होगा, 5 एक बार लिखा होगा, 6 एक बार लिखा होगा, ठीक। सब सिर्फ एक एक बार लिखल होगा, आज समझ में आए ना। 1 2 3 4 5 6 टोटल देखना। हाँ चलिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा भी आंसर यही आता है, वेरी गुड सर। आप लोग को इसलिए बना करके दिखा रही है, खुद से भी बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब अभी देखो ये पासा वाला है ना, तो एक पासा में देखिए, एक पासा में कितने सारे अंक लिखे हुए रहते हैं, यही अंक तो लिखा हुआ रहता है। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके अलावे और कोई अंक, एक पासा मतलब जो लूडो का गोटी होता है ना, उसमें 1 से लेकर के 6 तक की ही संख्या लिखी होती है, उसके अलावे और कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। इसी में से आपको क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछेगा 2 यानी कभी सम, कभी विषम, कभी भाज्य, कभी अभाज्य, कभी 2 से छोटा, कभी 4 से छोटा, कभी 5 से बड़ा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कभी 2 और 4 के बीच में, कभी 2 और 6 के बीच में, कभी 1 और 3 के बीच में, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए अभी वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है,
एक पासे को एक बार फेंका जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करने बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ज्ञात करने बोला है एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने बोला है और एक विषम संख्या ज्ञात करने बोला है सर। तो देखिए किस तरीके से ये बनाया जाएगा, आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन, ठीक ना। क्या लिखोगे सर? यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन। बढ़िया से क्वेश्चन को देखना, कुछ बच्चे जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ क्वेश्चन को लिख करके बनाता है। उससे क्या होता है ना कि कॉपी काटने वाला को इरिटेशन होता है, मतलब झिलझिला जाता है लोग देख करके क्या बनाया हुआ है क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, बनाने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे माना। क्या लिखोगे? माना मतलब क्या कहा जाता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या मतलब क्या? माना लिखेंगे नंबर ऑफ सम। देखो नंबर ऑफ सम यहाँ पर कितना होगा सर? टोटल कैठो संख्या होता है, एक पासा में कितना साइड होता है? तो कहोगे सर 6 साइड होता है। तो नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा? 6। यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हो। यहाँ पर जो हम संख्या लिखे हैं इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या है, कैठो अभाज्य संख्या है। देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे हो जो बता पाते हो कि 1 से लेकर के 6 तक में कैठो अभाज्य संख्या है। बताइए सर, जल्दी से बताइए, 1 से लेकर के 6 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं? हम आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की संभावना। देखिए अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या होने की संभावना। चलिए बताइए, सारे स्टूडेंट बताएंगे सर अभाज्य संख्या कितने हैं हमारे पास सर। देखो आफरीन बोल रही है कि 2 है, 3 है और 5 है। और बच्चे बताएंगे सर। देखो अभाज्य संख्या, देखो तानिया करिए 2 3 5, वेरी गुड। अभाज्य संख्या हमारे पास कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। इतना ही में से छांटना है, 2 है, 3 है और 5 है, जो कि हमारे लिए कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं सर। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य संख्या होने की संभावना 2, 3 और 5। तो नीचे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैठो है रे, गिनो रे छुआ लोग, गिनो कैठो है रही रे, कैगो है ही? 2 3 5, कैठो है, समझते हो ना? गिन के बताना, कैठो है, डायरेक्ट गिन के बताओ, कैठो है। 1 2 3, कैठो है? 3 ठो है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः प्रायिकता बराबर, चलो प्रायिकता, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम। यानी अगर आप एकदम से देहात भाषा में कहो तो जिसको पूछे बटा टोटल, जिसको पूछे बटा टोटल, आप लोग को हम बताए हैं ना, जिसको पूछे बटा टोटल। देखिए सर यहाँ पर समझिएगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी ऊपर क्या लिखना है? जिसको पूछेगा उसको ऊपर लिखना है और टोटल को नीचे लिखना है। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या यहाँ पर कैठ है, 1 2 3 ठो है, ठीक है। तो 3 ठो हो गया, तो यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब नंबर ऑफ सम देखो, नंबर ऑफ सम कितना है? 6 है। तो टोटल को नीचे लिखा जाता है, जिसको पूछेगा उसको ऊपर लिखिएगा, टोटल को आप नीचे लिखिएगा। सर टोटल हमारे पास क्या है? 6 है ना, टोटल 6 है। और जिसको पूछ रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कैठ है? 3 ठो है। 3 आप ऊपर लिख दीजिए, 6 नीचे लिख दीजिए और काट दीजिए सर, आपका आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। चलिए 1/2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सेकेंड प्रश्न, सेकेंड प्रश्न में क्या बोला है जरा सा देखें।
सेकेंड प्रश्न में बोला है एक विषम संख्या। अब चलो विषम संख्या होने की संभावना आप ही लोग बता दो सर जल्दी से। विषम, सारे बच्चे बताना, विषम संख्या होने की संभावना, बोलो विषम संख्या होने की संभावना बताइए सर। विषम संख्या कै ठो है हमारे पास, चलिए बताइए फटाफट। विषम संख्या होने की संभावना गिनिए, विषम संख्या कै ठो है? विषम संख्या 1 2 3। विषम संख्या भी यहाँ पर कितने हैं सर? 3 है। कौन कौन है विषम संख्या? 1 है, 3 है और 5 है। तो टोटल क्या हो गया, मतलब कै ठो हुआ? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कै ठो हुआ? कै ठो है, ये जानना है कि विषम संख्या कै ठो है, ये बोलो विषम संख्या कै ठो है, ये बताना आप लोगों को, ठीक है। चलिए, विषम संख्या हमारे पास टोटल 3 है। विषम संख्या टोटल कितना है? 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः प्रायिकता बराबर, चलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम, यानी जिसको पूछे बटा टोटल। विषम संख्या को पूछ रहा है, विषम संख्या कितने हैं? विषम संख्या 3 है, तो ऊपर लिखेंगे 3 और टोटल कितना है? 6। इसको काट दीजिए, जो आएगा आंसर 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी फाइनल आंसर 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि दोनों का जो आंसर हो रहा है वो आ रहा है 1/2 और 1/2। आफरीन करी सर, इसका भी आंसर 1/2 होगा। यही तो बताना चाह रहे छे वो लोग कि प्रायिकता कितना इजी है, इजी है और एग्जाम में पूछना तय है, ठीक है। एग्जाम में पूछना भी ना तय है, नहीं पूछेगा ऐसा तो संभव ही नहीं है, ठीक है। ऐसा संभव ही नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आप उसको कितने बेहतर तरीके से बना पाते हो, ये सबसे बड़ी सवाल होगी सर, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासा में टोटल कितने साइड होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक पासा में 6 साइड, कौन कौन सा होगा? 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 हो जाएगा सर। बताइए कितने साइड हुए टोटल? 6 साइड, और 6 साइड में लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6, यानी एक पासा में टोटल कितने साइड होते हैं? तो आप कहोगे सर एक पासा में टोटल 6 साइड होते हैं, यानी नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम जिसको कहा जाता है नंबर ऑफ सम, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो होगा वो हमारे पास 6 हो जाएगा, क्योंकि एक पासा में टोटल 6 साइड होता है, इसलिए नंबर ऑफ सम जो होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना गजब का बोला है, बोला है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच। चलिए बताइए तो सर, आप सारे बच्चे बताने का प्रयास करोगे। सर रिक्वेस्ट है आपसे कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, कैठो संख्या है, 2 और 6 के बीच में कैठो संख्या बता दोगे सर जल्दी से। चलिए बताओगे सर 2 और 6 के बीच में कितने सारे संख्या हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिख लेना है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि दिया है, क्या लिखना पड़ेगा? दिया है, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, आफरीन कह रही 3 पेज, वेरी गुड सर। सादिया कह रही है कि अभी सादिया जुड़ रही है, पता नहीं सर क्यों लेट हुआ आपका। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है, देखो क्या लिखेंगे? दिया है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है, या तो आप डायरेक्ट लिखोगे नंबर ऑफ सम, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सम। नंबर ऑफ सम हमारे पास कितने होते हैं? एक पासा में कितना साइड? तो कहोगे सर 6 साइड। 6 साइड यानी नंबर ऑफ सम 6 होगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में बोला है आपको कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो हम लोग लिखेंगे 2 तथा 6 के बीच, 2 तथा 6 के बीच। देखिए ध्यान से ना, 2 तथा 6 के बीच, ठीक ना, 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या, यानी 2 तथा बीच के स्थित आने वाली, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या, बीच स्थित
संख्या। चलिए, 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या। कैट हुआ है 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच में ढूंढना है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, तो 3 है, 4 है, 5 है। कोई दिक्कत नहीं है सर। कौन कौन है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हम लोग कहेंगे इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ बच्चे ध्यान से सुनना, सर जोड़ना नहीं होता है यहाँ पर, माध्य माध्यक नहीं है। कुछ बच्चे 3 4 5 3 4 7 5 12 ऐसा जोड़ देता है, जोड़ना नहीं है, गिनना है, गिनना है कि कै ठो है। देखिए इसको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, कै ठो हुआ, 6 ठो हुआ ना। इसलिए हम लोग देखो नंबर ऑफ सम कितना बोल दिया, नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम कितना हो गया, 6। 6 ठो गिन के लिखना है, जोड़ के नहीं लिखना है। बात समझ में आ रहा है ना, गिन के लिखना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया, 6। आगे पूछा है 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या। 2 तथा 6 के बीच स्थित कै ठो संख्या, एकदम ध्यान से समझ लो, कै ठो संख्या है। तो कहोगे सर 2 तथा 6 के बीच में 1 2 3 ठो है। कौन कौन है, 3 4 और 5। तो कै ठो हुआ, 3 4 और 5, 3 4 7 7 5 12। जोड़ना इसे नहीं है, गिनना है कि कै गो है, 1 2 3 ठो हुआ। तो हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या लिखेंगे सर, 3 लिखेंगे। क्लियर हुआ बात, जल्दी से बताओगे, यस नो में जवाब दोगे सर। जोड़ना नहीं है, गिन के लिखना है, गिन करके लिख देना है, काउंटिंग करना है, काउंटिंग नंबर सर, कैट हुआ गिन के लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, अतः प्रायिकता बराबर, देखो अतः प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम। देखिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ सम हमारे पास, गिन करके देखो यहाँ पर कितना है सर, 6 है। तो इसको काटेंगे, काटेंगे आंसर निकलेगा 3 एकम 3। ध्यान से देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आंसर हमारे पास होगा 1/2। देखते हैं कितने बच्चों को ये वाला चीज़ समझ में आया बढ़िया से, ठीक है। चलिए बताइएगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। यहाँ पर देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाएगा सर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नगमा करेगा या सर समझ में आया, इसीलिए तो बता रहे हैं सर कि आप लोग को समझ में आए। सेकेंड प्रश्न देखिए, सेकेंड प्रश्न में बोला है ना 8 और 10 के बीच, किसके किसके बीच कह रहा है सर, 8 और 10 के बीच। सर आप लोग सोचो थोड़ा सा, कितना बात यहाँ पर है अजीब सा। एक पासा में कितना संख्या स्थित होता है, 1 से 6 तक ना होता है, बताइए आप ही लोग। एक पासा में कहाँ से कहाँ तक रहता है, नगमा जरा ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक। सर एक पासा में, एक पासा में मतलब एक लूडो का जो गोटी होता है ना, एक, उसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, एक पासा में कितने साइड होते हैं सर, तो टोटल 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है सर, 8 और 10 के बीच स्थित संख्या। अब आप बताइए तो कि उस पासा पे जिसमें 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ है, उसमें 8 और 10 कहाँ मिलेगा सर, समझ में आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से। सर 1 से लेकर के 6 ही तक ना लिखा हुआ है, अब उसमें 8 और 10 कहाँ मिलेगा, हमको बता दीजिए। क्या 8 और 10 संभव है, पॉसिबिलिटी है आने का, 8 और 10 के बीच आने का कोई पॉसिबिलिटी है ये नहीं है, ठीक है। सर ध्यान से सुनिएगा कि टोटल तो 6 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 आना चाहिए और 10। बोलो सर 8 और 10 के बीच में कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक पासा में टोटल 6 साइड, सुनना, एक पासा में टोटल 6 साइड, तो 6 साइड मतलब 8 और 10 की कोई संभावना नहीं है। 8 और 10 के बीच में आने की कोई संभावना नहीं है, कोई संख्या 8 और 10 के बीच में नहीं आएगा। किसमें, पासा में। 8 और 10 के बीच में तो 9 आता है, सब कोई जानता है, ठीक है, लेकिन एक पासा में कहाँ मिलेगा सर आपको 9, यही तो बड़ा सवाल है। क्या पासा में कहाँ 9 लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा, नहीं मिलेगा 9, उसमें 1 से लेके 6 तक ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस चीज को ध्यान देंगे आप सारे बच्चे, ठीक है।
देखिए सर ये का सर 0 होगा। वेरी गुड सर, यहाँ पर 0 नहीं, आपको कहना है कि ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, 8 और 10 के बीच में कोई संख्या होने की संभावना नहीं है, तो लिखेंगे 0। लिखेंगे 8 तथा क्या लिखेंगे, 8 तथा 10 के बीच, 8 तथा 10 के बीच स्थित संख्या। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, संभावना नहीं है। ध्यान सुनना, 8 तथा 10 के बीच स्थित संख्या हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 8 तथा 10 के बीच स्थित संख्या। तो जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, संभावना नहीं है। देखो संभावना नहीं है। अब संभावना नहीं है मतलब क्या, 0। संभावना नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, 0। यानी लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रायिकता बराबर सर, बोलिए अतः प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा सर। देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये चीज समझ में आया। देखिए 8 तथा 10 के बीच स्थित संख्या बराबर संभावना नहीं है, क्योंकि एक पासा में 6 ही साइड होता है, तो 8 और 10 के बीच कोई संख्या नहीं शामिल होगा। यहाँ पर लास्ट में लिखेगा था प्रायिकता इज इक्वल टू 0। कोई और क्वेश्चन होता ना, देखिए कोई और क्वेश्चन होता तो बात उसका अलग था सर, लेकिन पासा वाला क्वेश्चन में 1 से लेकर के 6 ही तक की संख्याएं अंकित होती है, तो 8 और 10 हम लोग ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए 8 और 10 के बीच में स्थित संख्या संभावना नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, उसका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 0 होगा। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 0 होगा यानी उसका प्रायिकता जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे, वैसा जिसका संभावना नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है, वैसा जिसका प्रायिकता मतलब जिसका संभावना है उनकी प्रायिकता 1 होती है सर। ऐसा घटना जिसका घटित होना, ऐसा घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है उसका आंसर 0 होगा, यानी उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और वैसी घटना जिसका घटित होना संभव है, पॉसिबल है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे सर। यदि एक वृत्त का परिमाप, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसमें पूछता है, ये बार बार पूछता है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है ना कि देखिए जरा सर, एक वृत्त है ना, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, इस वृत्त का जो है, सुनना बच्चे ध्यान से, इस वृत्त का इम्पोर्टेंट क्या है ना सर, कि इस वृत्त का जो परिमाप है और जो क्षेत्रफल है दोनों बराबर है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक जो हम लोग का वृत्त है, इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है, जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। देखिए क्या है हम लोग के पास, ऐसे लिख लेंगे दिया है। सर क्या दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दिया है वृत्त का परिमाप, देखो क्या दिया है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये बातें समझ में आ रहा होगा तो सर यस नो में जवाब देते चले जाएंगे, देखते जाओ जवाब देते चले जाओ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, वृत्त का परिमाप बराबर, देखो वृत्त का परिमाप बराबर जो है ना वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया गया सर। ठीक है, देखिए सारे बच्चों को हम देख पा रहे हैं वैसे सर, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि सर हम लोग तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला था कि दिया है, लिख दिया हम लोग इसको देख करके। अब क्या करें
कि इस प्रश्न का हल निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपका सर काम हो जाएगा कंप्लीट। चलिए करके दिखाते हैं। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर और स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके आगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। हम लोगों को सर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा है 2 पाई आर, क्या लिखा है 2 पाई और आर। इस साइड में देखिए, इस साइड में जो पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि पाई है और आर जो है हमारे पास ये 2 बार है। आर कै बार है, 2 बार है। आर स्क्वायर मतलब कै बार, सर 2 बार है ना, ध्यान से सुनिए, कै बार है, 2 बार। देखिए 2 पाई आर, इधर तो कोई चांस नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम लोग। इस साइड में पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई और आर का स्क्वायर मतलब 2 बार आर, आर गुने आर। अब सर आप लोग इसको काट दीजिए, देखिए कैसे काटेंगे। इधर का पाई से इधर का पाई को काट दीजिए, इधर का आर से इधर का आर को काट दीजिए। सर आपके पास अब देखेंगे आप लोग कि आपका आंसर कितना इजीली निकल जाएगा। इस साइड में 2 बचा और इस साइड में आर बचा। यानी आप कहोगे सर कि देखिए ये पेन इस तरह से रखा हुआ है, आप इसको पलट के ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर बराबर, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस हम लोग का आर का मान आ चुका है। क्वेश्चन में बोला था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या बोला था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोला था, जो कि बहुत इजी प्रकार से हम लोग लेकर के आ गए थे सर। लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, देखो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। चलिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 आंसर होगा, वेरी गुड सर। यही चीज तुम लोग को हम कहते हैं कि ध्यान से थोड़ा सा देखोगे ना, तो मन से पढ़ोगे तो सर सब कुछ आराम से। अब यही क्वेश्चन मान के चलिए, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, अगर नहीं बनाने सकोगे तो अपने आप से तुमको कितना मतलब का इरिटेशन नहीं होगा कि सर हम लोग को ऑनलाइन भी पढ़ाए थे, उसमें ये क्वेश्चन को बताया गया था और पहले भी पढ़ाया गया था और बहुत आसान सा क्वेश्चन भी बनता है। देखिए मेन क्या है ना कि बनाने का एक ट्रिक पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से बना पाइए क्वेश्चन को। आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी ही नहीं पता रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा गलती करोगे। और इस तरह के प्रश्न जो भी होंगे उसको बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिना प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं। मैथ मांगता है आपसे प्रैक्टिस, रिवीजन। बाकी सब्जेक्ट आपको उतना रिवीजन नहीं मांगता है जितना कि आपको मैथ रिवीजन मांगता है। सर अगर आप 2 दिन 4 दिन 8 दिन नहीं पढ़ोगे ना, रिवीजन नहीं करोगे, तो उतना ही में आपका जितना मैथ बनाने का जो एक आधार बना हुआ था ना, जो आपका कंसिस्टेंसी था, वो भूल जाओगे, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको लगातार बनाते रहना है। एग्ज़ाम 2 महीना बचा हुआ है, इसमें एकदम बेहतरीन से बनाना है। और हम लोग साइंस का क्लास भी शुरू किए हुए ऑफलाइन वाला पे, आज शुरू किया गया था। उसमें एक इन्वायरमेंटल चैप्टर को पढ़ाया गया था सर, पर्यावरण, ठीक है। उसमें जो बच्चे क्लास आज किए उनको समझ में आया होगा, कल उसका नोट्स भी कराया जाएगा सर, ठीक है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि कल आप लोग नोट्स करने के लिए समय पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे है अंक गणितीय श्रेणी, और क्वेश्चन कितने देखते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है, अंक गणितीय श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका सार्व अंतर 7 तथा 22वें पद 149 है। चलिए देखिएगा सर, बहुत आराम से क्वेश्चन बनने वाला है, बस छोटा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। और सारे बच्चे एकदम पढ़ो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलने वाला है। घूम फिर करके आप जो रील देखते रहते हो ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी 1 घंटा आपको हम क्लास ले रहे हैं, इस 1 घंटा के बाद तुरंत आप पढ़े बैठ जाओगे और पढ़ते ही रहोगे सर, ठीक है। चलिए देखिए, आप जैसे करोगे वैसे पाओगे सर, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ में आ रहा है ना। देखो, अंक गणितीय श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योगफल, तो कहोगे सर 22 पदों का योगफल। देखिए 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका सार्वंतर, देखो सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या दिया गया हमारे पास, 149 दिया गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि हमारे पास सार्व अंतर 7 है, 22वां पद 149 है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक ना।
तो हम लोग यहाँ पर n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल वाला क्वेश्चन पे हम लोग बैठा कर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग को एक वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर के आपको बनेगा सर और काफ़ी मज़ा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन लिखने के बाद लिखोगे सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास देखो कि 7 दिया गया है ना, डिफरेंस क्या है 7 है। और 22वां पद देखो 149 है, 22वां पद मतलब a22। a22 जो दिया गया है वो हमारे पास 149, क्या दिया गया है 149। और 22वां पद का फॉर्मूला सबको पता होगा, 22वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 21d बराबर क्या हो जाएगा 149। देखिए और सर a का मान हमारे पास मालूम नहीं है, a प्लस 21 गुना d का मान हमारे पास 7 है, बराबर हो जाएगा 149। आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बस देखते चलिए ना, आप सीख जाइएगा सर, एकदम से बेसिक मेथड बता रहे हैं। 21 सत्ते 147 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 149। अब हम लोग को a का ना मान याद करना है, तो a बराबर क्या होगा 149 माइनस 147, माइनस कर दीजिए, यानी a बराबर जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा 2 निकल कर आएगा। इसे देखिए, तो इस तरीके से हम लोग इसका मान को निकाल लिए। अब देखो कोई भी फॉर्मूला पे मान को बैठाने के लिए सर इतना ही मान का जरूरी पड़ता है, जिसमें d होना चाहिए, 22वां पद 149 होना चाहिए और a होना चाहिए। सब आपको मिला हुआ है, सब मान आपको मिला हुआ है। अब बोला है 22 पदों का योगफल। सर कहाँ पर यहाँ पर दिक्कत हुआ, कोई बताओगे सर? सर सारे बच्चे बताएंगे, किन्हीं को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है क्या अभी इसको समझने में? आप फिर जल्दी से बताओगे सर क्या समझ में आ रहा है, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो बताओगे सर। ठीक है, चलिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कहा जाता है ना, ऑफर जिसको कहा जाता है, गिफ्ट है ना, तो यही समझ लो कि अभी का पढ़ाई आप लोगों के लिए एक गिफ्ट वाउचर की तरह है, गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, जितना पढ़ लोगे ना अभी समझ लो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके पास सर, एक्स्ट्रा मिल रहा है ये, ठीक ना, इसलिए इसको पाने का प्रयास कीजिए, खोने का नहीं प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग को बोला है 22 पदों का योगफल, यानी 22 पदों का योगफल, तो आप ऐसे लिख लो। अब क्या लिखोगे, अब S22 क्या लिखोगे हमारे पास सर S22। तो S22 इज इक्वल टू क्या होता है, S22 बराबर थोड़ा समझिएगा, हाँ S22 का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल, यही ना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे, कहोगे सर एल एल किसका मान को बैठाएंगे, एल जो होगा ये किसका मान को बैठाओगे? तो यहाँ पर सवाल आता है कि सर a22 है, देखिए हम लोगों को 22 पद दिया गया है, कोई भी प्रश्न में 22 ठो संख्या दिया गया है और 22 संख्या का योगफल भी ज्ञात करना है। 22 ठो नंबर है और 22 नंबर का योगफल भी ज्ञात करना है। तो हम लोग इस एल के जगह में यही 149 को बैठाएं, क्योंकि हमारे पास टोटल उतना ही संख्या है और उतना ही का योगफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए एन का मान हम लोग यहाँ पर क्या बैठा देंगे, एन का मान बैठा देंगे 22, 22/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ए का मान 2 दिया गया है प्लस एल का मान 149 दिया गया, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए कितना आराम से क्वेश्चन बनता है, बस थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ता है सर, ठीक ना, समझिएगा बस सर, और कुछ नहीं है। देखो आगे बताते हैं। अब देखो इसको इससे काट देंगे, कै बार में कटेगा 11 बार में, तो सर 11 आया गुना 149 और 2 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 151। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। हम यहाँ पर आंसर नहीं लिख रहे, चलो आंसर बता दो सर, देखते हैं कितने लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो आफरीन का पहला आंसर आया है 1661, और देखते हैं कितने बच्चे हैं सर। आफरीन का आंसर आया 1661 यानी 1661। और देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जिसका जो इसका आंसर कर सकते हैं। देखो नगमा का रही 1661, और बताओगे सर 1661, और देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हो। देखिए यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 1661। चलिए सादिया का भी आंसर आ गया 1661।
तो सर आप सारे बच्चों से इसके लिए सर देखिए, आज आप लोगों ने जिस प्रकार से क्लास किया और जितने सारे प्रश्न को आपको बना के दिखाया सर, ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए और इस प्रकार से क्लास को करने के लिए आप सबका मेरे तरफ से सर शुक्रिया करेंगे। और शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप सब ने क्लास में बैठ करके क्लास को करते हो, क्योंकि सर इससे हमको एक ही चीज़ का पता चलता है कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम को लेकर के उत्सुक हैं और अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और करते हैं। कौन है कि सिर्फ टाइम को पास कर रहे हैं, मतलब किसी तरह से अगर हम भी पास हो जाते हैं सबके साथ, ऐसा सोच करके कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर उन सारे बच्चों से हम कहना चाहेंगे ना कि आप लोग थोड़ा मेहनत को कीजिए, नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही नहीं मिलने वाला है इस बार का एग्ज़ाम में रिजल्ट। क्योंकि आप सभी देखिए कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न को किस प्रकार से बदला गया है, और 9th क्लास के भी बच्चे इसी प्रकार से पैटर्न को बदल दिया गया और 10th क्लास के लिए भी इसी प्रकार से पैटर्न को बदल दिया गया है। पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे थे 9th और 8th में, अब उसको हटा करके आपके लिए सर लिखित एग्जाम कर दिया गया है। उसी प्रकार से आप लोग भी देखें कि आप लोग का भी जो 10th क्लास में थोड़ा बहुत जो रीजनिंग बेस्ड कहा जाता है ना, रीजनिंग बेस्ड आपका एग्जाम, फिर से बता देते हैं सर कि आप लोगों का एग्जाम किसके बेस्ड पे बन रहा है, रीजनिंग बेस्ड। रीजनिंग बेस्ड मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति, यानी कि आप का पकड़ कितना है कोई भी चैप्टर पे, आपका पकड़ कितना है। चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन को पूछेगा, डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा मड़ोड़ देगा क्वेश्चन को। बहुत इजी रहेगा, इजी रहेगा, बस करेगा क्या वो आपको कि टेढ़ा मेढ़ा कर देगा क्वेश्चन को, उसको आपको सीधा कर कर क्वेश्चन को बना देना, बस हो जाएगा आंसर। आपसे सिर्फ क्या करेगा, हल्का सा आपको घुमा देगा, घुमाने के बाद समझते हो ना, थोड़ा सा आपको सर उलझा देगा क्वेश्चन में। और जब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को बस ध्यान से देखोगे ना, एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पकड़ ला रही, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन को हड़बड़ा के नहीं बनाना है कभी भी, आपको उसको देखना है कि क्वेश्चन में असल में कह क्या रहा है। असल में देखोगे क्वेश्चन को तो ही पता चल पाएगा। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, चार बार देखिएगा और उसको पढ़िएगा, एकदम हड़बड़ा के नहीं बना दीजिए। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं और एकदम फटाफट बना दो, ऐसे नहीं, क्योंकि कुछ नंबर्स आपको चेंज किया हुआ रहेगा वहाँ पर, जानते हो ना, कुछ नंबर को बदल देगा। क्वेश्चन में जो नंबर रहता है ना, जो नंबर्स जो बैठाए हुए रहते हैं, जो प्रश्न में हम लोग का अंक दिया गया जाता है, उस अंक को बदल देता है। इस बार यही करेगा, अंक को क्या करेगा, बदलेगा। और जो बच्चा कोई अगर डायरेक्ट क्या कहता है कि रट्टा मार करके जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए, और कोई क्वेश्चन को एकदम बारी बारी से बना करके सिर्फ उसको बनाने का बस तरीका पता है और आपको पकड़ नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, उसका स्ट्रेटजी पता नहीं है, यानी सारा स्टेप बाय स्टेप पता नहीं है किस प्रकार से बनाया जाता है, जहाँ नंबर चेंज किया और वो गलत कर देगा। समझ में आया ना। और आप लोग देखेंगे गलत तो करता है किस प्रकार से, नंबर तो चेंज करता है किस प्रकार से। सर माध्यक में भी आपका नंबर चेंज किया था और भी प्रश्न में आपका नंबर चेंज किया गया था। तो सारे बच्चों को कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि पहले जैसा एग्जाम नहीं रह गया कि सीधा सीधा पढ़ के जाइए, सीधा सीधा नंबर लेकर आइए। सर एग्जाम जैसा क्वेश्चन, मतलब आपका चैप्टर जैसा ही क्वेश्चन होगा, बट वही क्वेश्चन नहीं होगा। आपका पाठ में जो क्वेश्चन होगा ना, हर सब्जेक्ट में आपका पाठ में जो क्वेश्चन है, जो मॉडल सेट पे रहेगा या और भी जो आपका गेस्ट पेपर सब रहेगा, उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन सेम नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड पूछेगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को बदल करके पूछेगा। सर ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, इतना ही आप सारे बच्चों को बताना था। और हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे सर, ठीक है ना, और कल से फिर से पढ़ेंगे इसी समय पे, और भी इसी प्रकार के प्रश्न को पढ़ाने का आपको प्रयास किया जाएगा। और आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि सर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम लोग अच्छे प्रकार से रिजल्ट कर सकते हैं। सारे बच्चों को सर थोड़ा सा, फिर आप लोग भी थोड़ा सा सारे बच्चों को थोड़ा सा बताओगे कि पढ़ा करो, आप लोग के जो दोस्त यार हैं उन सारे बच्चों को थोड़ा सा हेल्प किया करो कि आप लोग पढ़ो समय से, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे फिर, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। सारे बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद कहेंगे और सबको आज के लिए गुड नाइट कहेंगे सर, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं सर, ठीक है।